नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए सामान्य अध्ययन की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न पेट एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। ऑप्शन इस प्रकार रहा। पहला ऑप्शन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन चारों में जो सही जवाब है वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की थी। इससे उत्साहित होकर अंग्रेज़ों ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे उन्हें अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यह इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। ए चंदेल का, बी प्रतिहार, सी पाल का या डी गढ़वाल का। तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर होगा वो है गढ़वाल। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। जयचंद्र ने 1170 से 1194 ईस्वी के मध्य इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक भी थे। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात रहे। उसके समकालीन दिल्ली तथा अजमेर का शासक चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय थे। आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। करसापड़, दिनार, निष्क या सुवर्ण। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनार। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने से रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर, कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला है, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। तीसरा, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। चौथा, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो इन चारों में हमें सही कूट की पहचान करना है। तो इसमें सही कूट की जो पहचान होगी वो हो जाएगी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ये जो चारों हैं ये सभी क्या है, सत्य हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो भाग लेने वाले नेता थे वे थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। असहयोग आंदोलन, रौलट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, जो बिहार में प्रारंभ किया गया था। यहीं से इनका जो है कि राजनीति जीवन आरंभ भी हुआ था गांधी जी का। तो चंपारण आंदोलन के दौरान ही इनका राजनीति जीवन आरंभ किया गया। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा चंपारण आंदोलन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी सर्वप्रथम अफ्रीका से लौटे और फिर वो चंपारण में 1917 ईस्वी में गए और जहाँ पे 1917 में ही सत्याग्रह को स्थापित किए। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। यानी कि किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अब व्यापारियों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। इसी के संदर्भ में ही ये गए और चंपारण आंदोलन बिहार से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो। तो इन चारों में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। अब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। अब विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था और दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह भी आयोजित किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में ही 15 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी की गई और यह घोषणा 1912 में लागू हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में हुआ था विभाजन। आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था?
लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड कैनिंग ने। तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। इन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। इलाहाबाद में विद्रोह सन 1857 में प्रारंभ हुआ। यह विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली खान संभाले थे। इन्हें जिले का सूबेदार घोषित भी किया गया था। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। एक एक प्रश्न की व्याख्या की जाएगी और इस एक प्रश्न में कई प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो ध्यान से आप लोग सुनिए और चाहे तो कहीं नोट भी कर सकते हैं आप लोग। अब है ये देखिए, भूगोल से सवाल आ गया। 10 सवाल तो इतिहास से रहा। 11वां सवाल भूगोल का है। उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में या वान झील टर्की में? तो जो इन चारों में जो सर्वाधिक उच्चतम लवणता है वो टर्की के लेक वान झील में पाई जाती है। और टर्की के लेक वान झील की जो लवणता है वो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि 1000 ग्राम टर्की के लेकवान झील के 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम नमक की मात्रा होगी। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो झील है इसमें लवणता की मात्रा लगभग 238 है और मृत सागर में 220 है। आइए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वान झील। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायु धाराएँ अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो जेट वायु धाराएँ हैं वो अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं और वे धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये तो सही है। और जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैसें हैं, ये भी सही है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं, यह भी सही है। लेकिन अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है। यह मेखला अयनवर्ती क्षेत्रों में या उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, बल्कि यह उष्ण कटिबंधी मेखला के सहारे पाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। लवणी झील में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स? तो जो लवणी जल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हम हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और इनमें जैसे मैंग्रोव वन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हेलोफाइट्स। आगे देखते हैं। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग। अब इसमें पूछ रहा है कि दिल्ली की जलवायु कैसी है, मुंबई की जलवायु कैसी है, जोधपुर की जलवायु कैसी है और शिलांग की जलवायु कैसी है। तो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। यदि एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया और वो एक ही जगह पे दिया हुआ है तो पकड़ में आ जाता है कि ये सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका मिलान करके 14 नंबर के क्वेश्चन को। तो जो दिल्ली है, दिल्ली में तो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ए में दूसरा देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। ए में दूसरा केवल एक जगह दिया हुआ है और वो कौन सा है? वो सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
14 नंबर का ये सी वाला हो जाएगा। तो दिल्ली का उष्णकटिबंध, मुंबई का दिल्ली का अर्ध शुष्क होगा, तो दिल्ली का ये हो गया अर्ध शुष्क। मुंबई का उष्ण आर्द्र हो जाएगा। शिलांग का, जोधपुर तो राजस्थान में तो ये शुष्क है, और शिलांग जो है ये मेघालय का भाग है जहाँ पे वर्षा अत्यधिक होती है, तो ये आर्द्र हो जाएगा। तो शिलांग के पठार पर ही 3 पहाड़ियाँ हैं जो गारो खासी जयंती के नाम से जानी जाती है, और यहीं खासी पहाड़ी पर ही विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी अंकित की जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर का है, किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का तो सर्वाधिक जनसंख्या है। अब इसके बाद ये दूसरे नंबर का पूछ रहा है, तो इसका जो दूसरा नंबर वाला होगा वो हो जाएगा जो है कि आपका महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जबकि बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जबकि 2001 की आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व थी, लेकिन अब 2011 में किसका हो गया है? बिहार का हो गया है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़े राज्य हैं। तो दूसरे क्रम का राज्य हो जाएगा ये महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार या निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। यह एंट्री पार्ट व्यापार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तेल शोधक कारखाना दिया है, एक राज्य दिया है। तो तटीपाका, कोयली, नागापट्टिनम और नुमालीगढ़। तो जो कोयली है यह कहाँ है? यह तो कोयली गुजरात में है। तो बी का पहला देख लीजिए किस में दिया है। बी का पहला ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में दिया है। अब एक हमें और इसका मिलान करना है कि नागापट्टिनम कहाँ है और नुमालीगढ़ कहाँ है। तो नागापट्टिनम तमिलनाडु में है और नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। तो डी का चौथा देख लीजिए, तो डी का चौथा एक ही जगह दिया हुआ है और वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला। तो ए का तीसरा, बी का पहला कोयली गुजरात में, नुमालीगढ़ असम में और नागापट्टिनम तमिलनाडु में। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? राष्ट्र समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति या मराठे समिति। तो इन चारों में जो राष्ट्र समिति है इसने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था।
भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद के निपटान हेतु सन 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा एवं आय पर कर समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज समिति। आगे देखते हैं, बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, या केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इन चारों में जो डी होगा वो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होगा। तो बैंक दर का आशय होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो या कम हो, आयात की लोच कम हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती थी। तो पंचायतें गठित नहीं की जा सकती थी, इसके बारे में पूछा जा रहा था। तो ये है 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख। तो इसमें संभवतः जो होना चाहिए वो 20 लाख तक लगभग होना चाहिए। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार यह 20 लाख गठित, 20 लाख सही आंसर हो जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं, हाँ कहाँ गया, हाँ ये देख लेते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन था वह अधिनियम 1992 द्वारा ग्राम खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान हेतु किया गया था। जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। यही सवाल पूछा गया है कि 20 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? देखिए जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको पहले आप लोग ने मार्क कर लीजिए कि नहीं है। ये क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है, नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, या लोकसभा भंग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। ये विधेयकों पर स्वीकृति देना आवश्यक नहीं होता है, जबकि राजदूतों की नियुक्ति आवश्यक होती है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति भी आवश्यक होती है। और लोकसभा भंग करना, तो लोकसभा तो भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधेयकों पर स्वीकृति देना। आगे देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन कारण वाला सवाल भी अपने आप में बहुत एक चुनौतीपूर्ण सवाल होती है। इसको हल करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं जाएगा तब से यह हल नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं। कथन क्या है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। वाह भाई क्या बात है। और दूसरा क्या, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अब क्या है ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। और फिर अगला ऑप्शन है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इन चारों में कौन सा सही होगा? तो इन चारों का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, यानी भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। और संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी है। तो ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध, कथन
और कारण का दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो देखिए मूल अधिकार है, पहले 7 अधिकार थे, अब 6 अधिकार हो गए हैं। तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब तो है, लेकिन विरोध का अधिकार इन चारों में या इन 6 मूल अधिकारों में विरोध का अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार। एक और अधिकार था जो पहले मूल अधिकार में शामिल था, जिसे हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते थे, अब उसे हटा करके जो है कि वैधानिक अधिकारों में रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर से आते हैं। अब हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। कहाँ? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, या भारत और यूएसए दोनों में। तो जो न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था है वह भारत और यूएसए दोनों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए। आगे बढ़ते हैं, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि वो सबको दे सकता है। तो जो सार्वत्रिक दाता होता है वह ओ होता है, वह सबको दे सकता है, जबकि जो ए बी होता है वो ले सकता है। तो ओ देने वाला और ए बी लेने वाला। तो ओ मतलब दे बी और ए बी मतलब ले बी। आगे बढ़ते हैं, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। हाँ, तो ये भी सवाल बहुत अच्छा है। जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एचजी खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में जो द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी वह दिया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। आगे देखते हैं, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि एक्वारोजिया इनमें से किन तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इन चारों में से जो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन्हीं के द्वारा ही एक्वारेजिया बनाया जाता है, जो स्वर्णकारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 29 नंबर के सवाल पर आते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो के द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को रेक्टिफायर के द्वारा दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रेक्टिफायर द्वारा। उसके बाद पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायर हिलियोमीटर का प्रयोग सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को या पौधों के ताप को। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोलर रेडिएशन हो जाएगा। तो पायरो हिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 8 हैं, 7 हैं, 12 हैं और क्या दिया है 5 है। तो जो तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस था, इसमें कुल टोटल 7 कांड थे। इन 7 कांड का नाम इस प्रकार रहा: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 कांड थे। आगे बढ़ते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। तो इन चारों का जो सही जवाब हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। तो देखिए कहीं न कहीं ये हम सभी पर ये कहावत बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है कि हम लोग के माता पिता भी लोहे के चने चबाकर हम लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं इस पढ़ाई के ही उद्देश्य से भटक जाते हैं और पढ़ाई को छोड़कर अन्य सभी कार्य करते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं माँ बाप को भी बहुत कष्ट होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हम लोग इतना मेहनत करके, इतना कठिन परिश्रम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ाई छोड़ कर के ही सभी काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इन चारों में जो शुद्ध है वो कौन सा है? वह होगा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यह शुद्ध होगा। बाकी क्या है? अशुद्ध है। देखिए राधा घर नहीं है तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि राधा घर में नहीं है। और दूसरा क्या है? राम पाठशाला बैठा है, तो नहीं, राम पाठशाला बैठा है, यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? राम पाठशाला में बैठा है ना। आप अवश्य सुने होंगे, ऐसा नहीं, आपने अवश्य सुना होगा, ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज दूसरा, अनाज फल पेड़ पौधे दूसरा परा। इन चारों में अत्र अन्य शब्द युग्म को हमें फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा ये अत्र अन्य युग्म है? तो इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा अनाज और दूसरा। ये अन्न, अत्र अन्य शब्द युग्म का अर्थ अनाज और दूसरा होगा। तो कहाँ गया भैया अनाज दूसरा? ई रहा। अगला सवाल है 40। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सरस्वती का बागीश्वरी, शारदा, सुधी या वाणी। तो जो सुधी है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शेष शब्द सरस्वती के पर्यायवाची है। सुधी पंडित का पर्यायवाची शब्द है। अब पंडित के पर्यायवाची शब्द अन्य भी हैं, जैसे सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, विज्ञ, विलक्षण आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधी पंडित का पर्यायवाची है। अगले सवाल पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 51 से। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है? जी नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है? जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। और मुद्रा राक्षस है? नहीं। धर्मवीर भारती है? जी नहीं। तो जो अंधेर नगरी के जो रचयिताकार हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अन्य देखिए मुंशी प्रेमचंद्र ने नाटक कौन सा लिखा या उपन्यास कौन सा लिखा? जैसे गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है। ये किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो एक अंधेर नगरी हो ही गया। अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी कि सब भाजी भी वही दाम का, खाजा मिठाई भी उसी दाम का है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और एक इनका था भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही, जैसे भारत की दुर्दशा हो गया। और धर्मवीर भारती का जैसे गुनाहों का देवता बहुत ही फेमस है इनका, गुनाहों का देवता। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर फरमाई गई एक उपन्यास थी। और फिर सूरज का सातवां घोड़ा, फिर अंधा युग है ना, ये धर्मवीर भारती का है। आगे बढ़ते हैं।
मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो जो मधुबनी कला है, यह जो मधुबनी कला ये मुख्य रूप से जो है कि मान चलिए यह मिथिला की एक प्रसिद्ध है। मधुबनी मिथिला की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर मिथिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अच्छा, जलवाष्प है, बिल्कुल है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी हो सकता है। ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल वाष्प है ना? क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और ओजोन। तो इन चारों में जो सही जवाब हो जाएगा, जल वाष्प तो है ही, और फिर उसके बाद जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन को क्षरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी मोटर या वाहनों के धुओं से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? टांसले ने, बोर ने, जे थॉमसन ने या न्यूटन ने? तो एजी टांसले ने सर्वप्रथम 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1935 में। आगे बढ़ते हैं, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, सिक्किम में या राजस्थान या आंध्र प्रदेश में? तो जो नेपाली भाषा है वो मुख्य रूप से जो है कि सिक्किम में बोली जाती है। और सिक्किम चूँकि नेपाल से लगा हुआ है, और सिक्किम में नेपाली संस्कृति भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? वाह भाई, चीन है, ब्राज़ील है, कनाडा है या भारत है? तो इन चारों में जो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है वह चीन है। चीन 14 देशों के साथ सीमा बनाती है ना? तो इसका राइट आंसर हो गया चीन। आगे बढ़ते हैं, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या भारत के महान्यायवादी को? तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है, और राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है या उस दंड दोष को कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। आगे देखते हैं, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में? तो इसका राइट आंसर था यह कुषाण काल में अपने जो है कि शिखर पर पहुंच चुका था। आगे देखते हैं, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला था? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है थाईलैंड। आगे है, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई थी? सिक्किम में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या तेलंगाना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। उसके आगे देखते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो 70 नंबर का जो ऑप्शन है इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करें, और जो बगल में बजने वाली घंटी होती है उस घंटी को भी आप लोग बजा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।